इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। समय हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के मददगार के नाम सामने आए हैं। कौन लोग हैं, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त छांगुर बाबा के काले कारनामे दिन ब दिन उजागर हो रहे हैं। एसटीएफ से पूछताछ में छांगुर बाबा के मददगारों का नाम भी शामिल आया है। अब एसटीएफ के रडार पर एडीएम, दोषियों और एक थाना प्रभारी भी आ गए हैं। हालांकि एसटीएफ तहकीकात करेगी कि कहीं छांगुर बाबा ने इनका नाम अपने बचने के लिए तो नहीं लिया है। दरअसल यूपी एसटीएफ ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया था और उसके बाद 7 दिनों की रिमांड पर छांगुर बाबा और उनकी सहयोगी नीतू ली गई। 7 दिनों के बीच जिस तरह से गहराई से पड़ताल हुई, उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने पूछताछ में यह पाया कि बलरामपुर में तैनात एक एडीएम, 2 सर्किल सीओ और एक थाना प्रभारी ने छांगुर बाबा की मदद किया था। इस खुलासे के बाद एसटीएफ भी हैरान हो गई है। हालांकि आज छांगुर बाबा और नीतू की रिमांड खत्म हो रही है और उन्हें जेल एक बार फिर से शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अफसरों के नाम सामने आने के बाद एसटीएफ पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। एसटीएफ यह पता लगाएगी कि छांगुर बाबा ने जिन अफसरों का नाम लिया है वह वाकई में छांगुर बाबा की मदद करते थे या फिर छांगुर बाबा ने एसटीएफ को गुमराह करने के लिए यह बयान दिया है। हालांकि अगर खुलासों की बात करें तो छांगुर बाबा 40 खातों में 1 करोड़ रुपए मंगा चुका है और साथ ही साथ 1500 लड़कियों का धर्मांतरण भी करा चुका है। इस खुलासे के बाद जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई का संकेत दिया था, वहीं एसटीएफ अब पूरी गहराई से छानबीन करने में जुटी हुई है। कई ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिनको लेकर एसटीएफ की पड़ताल अब आगे बढ़ेगी और साथ ही साथ उनके मददगारों पर भी शिकंजा कसेगी। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रिश्तों को लेकर तंज कसा है। आखिर क्या कुछ कहा है उन्होंने, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। में 27 के रण के पहले वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी 27 के रण के पहले आमने सामने हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान के रिश्तों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। कहा कि कभी आजम खान की तूती बोलती थी, लेकिन स्थिति यह है कि आजम खान न घर के रह गए हैं और न घाट के रह गए हैं। दरअसल यूपी में 27 के रण के पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के डिप्टी सीएम और मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। इसके पलटवार में डिप्टी सीएम और कई मंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर ले चुके हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर आजम खान के मुद्दे को लेकर बड़ा हमला बोला। एक्स पर पोस्ट करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कभी आजम खान की तूती बोलती थी। सपा सरकार में बागडोर आजम खान के हाथ में रहती थी, लेकिन जिस तरह से अब उनकी स्थिति है वह देखने लायक है। आजम खान कहीं पे नहीं रह गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इशारों में यह कहने की कोशिश की है कि जब तक आजम खान ताकतवर थे तब तक समाजवादी पार्टी उनका पक्ष लेती थी, उनकी बातें सुनती थी, लेकिन जेल में बंद होने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनसे मुंह मोड़ लिया है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज भरे लहजे में यह भी कहा कि शायद आजम खान को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम सुनते ही मितली आती होगी। उन्होंने साफ इशारा किया है कि आजम खान और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच अब दरार पड़ चुकी है और दोनों में कहीं न कहीं यह दरार आने वाले 27 के रण में काफ़ी भारी भी पड़ सकती है। फिलहाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस हमले को लेकर जिस तरह से सियासी पारा हाई हुआ है, अब देखना यह है कि इस पलटवार में सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या हमला करते हैं। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। गृह मंत्री अमित शाह आगामी 19 जुलाई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय केंद्रा। पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अब ये कह सकते हैं कि 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उत्तराखंड में रुद्रपुर में उनका कार्यक्रम आयोजित होगा। यहाँ पर 1 लाख करोड़ के जो निवेश अब तक हुए हैं उनकी ग्राउंडिंग सेरेमनी के कार्यक्रम में वो यहाँ पर शिरकत करने जा रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के जो निवेश के लिए जो MOU यहाँ पर साइन होंगे उनके लिए उद्योगपतियों से बातचीत यहाँ पर करेंगे। उत्तराखंड राज्य कैसे विकास के पथ पर अग्रसर हो सके, कैसे उत्तराखंड राज्य में विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उसके लिए इंडस्ट्री के क्षेत्र में किस प्रकार से केंद्र सरकार अपना सहयोग यहाँ पर दे सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित होगा। ये कह सकते हैं कि धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है और उत्तराखंड में लगातार विकास के जो कार्य हैं वो तेज गति से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी उन सफलतम दौरों में यहाँ कहा जा सकता है जो आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। कैमरामैन अभय केंद्रा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम के एक बाबू का काम के बदले पैसे मांगने का वीडियो सामने आया है। इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, बता रहे हैं संवाददाता पुनीत मोहन। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नगर निगम कार्यालय है, जिसके ऊपर शहर की सफाई, निर्माण और जनता की मूलभूत सुविधाओं का जिम्मा है और इसकी दूरी मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ ही मीटर पर है। लेकिन यहाँ काम रिश्वत से चलता है और ईमानदारी केवल क्या फाइलों में दर्ज है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के एक लिपिक मनोज कुमार आनंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मनोज कुमार आनंद काम के बदले पैसे की डिमांड कर रहा है, जिसमें वो साफ कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे इस काम के बदले में 50,000 रुपये चाहिए। मामला 30,000 रुपये पर सेटल होता है और मनोज कुमार आनंद ये भी कहता है कि इसमें मुझे कुछ बचेगा नहीं, ऊपर अधिकारियों को भी देना है। अब सवाल ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित नगर निगम के इस कार्यालय में अपनी सीट पर बैठा मनोज कुमार आनंद जैसा व्यक्ति खुलेआम घूस मांग रहा है, तब इस कार्यालय में ईमानदारी से काम की क्या उम्मीद करी जा सकती है? क्या ये कानून और शासन को सीधी चुनौती नहीं है? हालांकि नगर आयुक्त ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार आनंद को कार्यमुक्त कर दिया है और इस पूरे मामले पर जांच बैठा दी है। लेकिन न्याय तो तब होगा जब मनोज कुमार आनंद जैसे भ्रष्ट कर्मचारी के ऊपर नगर आयुक्त की गाज गिरेगी और उसे सस्पेंड किया जाएगा, वरना इसी तरह भ्रष्टाचार नगर निगम में फलता फूलता रहेगा और ईमानदारी केवल फाइलों में दर्ज रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। युवाओं में बढ़ते नशे के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। क्या कुछ निर्देश जारी किया है, बता रहे हैं संवाददाता हितेश त्यागी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश व्यापी नशे के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के तमाम आला अधिकारियों को इस बात के साफ निर्देश हैं कि प्रदेश के अंदर नशे और ड्रग्स के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान चला जाए। ऐसे में जो भी सहयोगी संगठन है उनको भी साफ तौर पर निर्देश है कि सरकार और शासन का सहयोग कर नशे के खिलाफ अभियान सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से नशा बढ़ रहा है, जिस तरीके से हाल ही में एक बड़ा करोड़ों का नेक्सस ड्रग्स के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने तोड़ने का काम किया है, तो इसी लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ऐसे में लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनको साफ तौर पर निर्देश दे रहे हैं कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, इनके आसपास जो दुकानें हैं उनको भी साफ तौर पर कार्रवाई करने की बात यहाँ पर आनंद वर्धन ने कही है।
कैमरा पर्सन हर्ष उनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस देहरादून। उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का मुख्यालय एक उदासी का प्रतीक बना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता हितेश त्यागी। उत्तराखंड क्रांति दल जिसने उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, आज वही उत्तराखंड क्रांति दल की पार्टी, उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है। जी हां, आज हरेला का पर्व है और वहां जो पौधे हैं वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता आए और हमको भी रोपने का काम करे, क्योंकि हरेला का पर्व पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, दिव्यता के साथ मनाया जाता है, भव्यता के साथ मनाया जाता है। लेकिन आज वही पार्टी, वही क्षेत्रीय दल जिसने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी है, आज उस कार्यालय में कार्यकर्ता वहाँ से नदारद दिखे और जो सन्नाटा था वो उस बात की गवाही दे रहा था कि आज एक बार फिर उत्तराखंड क्रांति दल अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। कैमरा पर्सन हर्ष उनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस देहरादून। राजनगर के प्रखंड मैदान में आज डीलर संघ की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, बता रहे हैं संवाददाता रविकांत। सरायकेला जिले में भारी बारिश के बाद राजनगर में डीलर संघों ने डीलर की एक बैठक राजनगर ब्लॉक मैदान के समीप की, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया। उन्होंने कहा कि जो राशन बांटते हैं वही आज भुखमरी के कगार पर है। आज बैठक का मुख्य कारण ये था कि आगामी 23 तारीख को कमेटी का पुनर्गठन होना है, उसके लिए आज रूपरेखा तय की गई है। जैसा कि डीलरों ने बताया कि उनके जो पूर्व अध्यक्ष थे उसके आकस्मिक मृत्यु के बाद कमेटी का पुनर्गठन नहीं हो पाया। उस पुनर्गठन के लिए आगामी 23 जुलाई बुधवार को डीलर संघों की विशेष बैठक की जाएगी और उसके साथ साथ अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें पिछले 9 महीने से उनका कमीशन अब तक नहीं मिला है, जिससे वो भुखमरी के कगार पर है। ऐसे में डीलर संघ में नाराज़गी देखी जा रही है। लेकिन 23 तारीख को बैठक के बाद जब उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा, उसके बाद उपायुक्त महोदय क्या कुछ करते हैं यह आने वाला वक्त बताएगा और इस पर और क्या कुछ आगे की रणनीति तय होगी यह आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस। खबर जमशेदपुर से है, जहां जल जमाव में एक व्यक्ति की डूबने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अकबर। लगातार हो रही बारिश आज भी जल जमाव का कई इलाके में स्थिति उत्पन्न है। बताया जा रहा है कि चांडिल इलाके के फदलूगोड़ा में जल जमाव की स्थिति भयावह रूप ली हुई है। फदलूगोड़ा इलाका में कई गांव जो है, कई बस्ती डूबा है और लोगों को घर से निकलने में परेशानी हो रही है। लगातार वहां के लोग ये प्रयास करेंगे किसी तरह से घर से निकला जाए और घर में लोगों को निकाला भी जा रहा है। कई बार जिला प्रशासन से भी इससे आग्रह किया गया कि जिस तरह से जल जमाव की स्थिति है, कहीं जल जमाव को निकासी कर निकाला जाए, लेकिन आज तक वो नहीं निकल पाया। इलाका जस का तस है। इसी दरम्यान में एक व्यक्ति की सुबह में बॉडी मिलती है और ये पता लगता है कि व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस वहां पहुंचती है और बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाता है कि व्यक्ति की डूबकर कैसे मौत हुई। फिलहाल वहां के लोग का कहना है कि लगातार प्रशासन को इसकी जानकारी जल जमाव की दी जाती है और दी भी गई है, लेकिन जिला प्रशासन इस पे संज्ञान नहीं लिया, ताकि जल जमाव की स्थिति जस का तस है। सवाल ये उठता है कि कब तक ये जल जमाव की स्थिति यहाँ पे खत्म होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चली गई, लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन अगर इस पे समय पे संज्ञान ले तो लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। खबर बोकारो से है, जहां जंगल में सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनोज शर्मा। बोकारो से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रहा है और ये मुठभेड़ सुबह 5 बजे से जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं पर एक कोबरा का जवान जो है उसके घायल होने की भी सूचना है। हालांकि जो हम लोगों को जानकारी अपने सूत्रों से मिल रही है कि कोबरा का जवान जो घायल था उसको
चॉपर से इलाज को ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। वहीं पर एक नक्सली 5 लाख का नक्सली कुंवर मांझी वो मारा जा रहा है और उसके साथ में एक सिविल में जो नक्सली था उसकी भी मौत हो गई है। इस मौत के दौरान जो कुंवर मांझी है नक्सली, उसके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस इस दोनों बॉडी को रिकवर कर ली है और इस जो घटना हुई है, ये जो मुठभेड़ चला है, इसमें बता दें आपको कि कुंवर मांझी 5 लाख का नक्सली रहा है और पिछले 21 अप्रैल को करीब 1 करोड़ का नक्सली और कई नक्सली साथ में लगभग 8 नक्सली मारे गए थे और उस मुठभेड़ में भी ये कुंवर मांझी जो है उस मुठभेड़ में भी शामिल था। उसमें ये भागने में सफल रहा था और आज जब सुबह पुलिस को सूचना मिली कि नक्सलियों का जमावड़ा वहाँ पर जमा है तो वीर सेन का दस्ता है और उसी वीर सेन के दस्ता में ये नक्सली कुंवर मांझी भी है। और पुलिस इस सर्च अभियान के दौरान पुलिस और इसका नक्सलियों का आमना सामना होता है और इनकाउंटर होता है और इस इनकाउंटर में 2 नक्सली मारे जाते हैं जिसका बॉडी भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। वहीं एक जवान जो घायल थे कोबरा का, उसके भी शहीद होने की सूचना मिल रही है। तो हमारा जो सूत्र है उस सूत्र के हिसाब से जानकारी है। वहीं बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने इस मामले में कहा कि लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है और करीब अभी आधे घंटे पहले तक मुठभेड़ रुक करके चल रहा था, गोलियां चल रही थी। तो पुलिस के अतिरिक्त बल वहां पर पहुंचे हैं और वहीं घायल जवान जो कोबरा के थे उसको ले जाने के लिए स्वांग स्थित जो एक पोर्ट है, एयरपोर्ट जैसा है, वहां पर चॉपर पहुंचा था, लेकिन उसको जवान को ले जाने के पहले ही उसकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। इंडिया वॉइस के लिए मनोज शर्मा, बोकारो। खबर बिजनौर से है, जहां डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जहीर। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद जहां हरिद्वार में भी बारिश आज सुबह से ही है, लगातार पानी बरस रहा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो नदियों का स्तर है, जल स्तर है, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम हरिद्वार में गंगा की बात करें तो 291.40 वाली गंगा यहाँ पर मीटर पर बह रही है। खबर बिजनौर से है, जहां डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। क्या कुछ कारण रहे, बता रहे हैं संवाददाता जहीर। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक जच्चा और बच्चे की मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल स्टाफ व डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि पूरा मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के सहानपुर इलाके का है, जहां पर इवा अस्पताल है। एक निजी अस्पताल के अंदर लगभग 3-3:30 बजे एक महिला को भर्ती कराया गया। मृतिका के पति सुनील का कहना है कि 3:30 बजे उन्होंने अस्पताल में डिलीवरी के लिए महिला को भर्ती कराया था। अस्पताल स्टाफ ने उनसे 20,000 रुपये ले लिए और नॉर्मल डिलीवरी की बात की, लेकिन देर रात को उन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद पहले बच्चे की मौत हुई, उसके कुछ देर के बाद महिला की मौत हो गई। दोनों की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों ने जमकर के अस्पताल परिसर में हंगामा किया। हाँ, काफ़ी देर तक चले हंगामे की सूचना के बाद नजीबाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कह रही है। वहीं मृतक के पति और उसके जो परिजन हैं वो कहीं ना कहीं अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का लगातार आरोप लगा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई पर अड़े हुए हैं। बिजनौर से इंडिया वॉइस के लिए जहीर अहमद। खबर बदायूं से है, जहां महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, बता रहे हैं संवाददाता विजय। एसएसपी कार्यालय के बाहर बच्चे को साथ में लेकर एक पहुंची महिला ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। वहां आसपास पुलिसकर्मियों ने महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया है। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला एसएसपी ऑफिस के बाहर का है, जहां मूसाजाग थाना क्षेत्र के तालगांव की रहने वाली एक महिला ने पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर के आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं एसएसपी ऑफिस के बाहर विषाक्त पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि महिला की 1 वर्ष पहले शादी हुई थी और एक छोटी बच्ची भी है। महिला को ससुराली जनों द्वारा दहेज को लेकर के परेशान किया जा रहा था, जिसको लेकर के महिला ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। वहीं पुलिस की कार्रवाई से क्षुब्ध होकर के महिला ने एसएसपी ऑफिस पर
विषाक्त पदार्थ खाया है। बताया जा रहा है कि गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल भर्ती कराया है। फिलहाल इलाज जारी है। महिला खतरे से बाहर बताई जा रही है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। खबर प्रयागराज से है, जहां गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, बता रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। प्रयागराज में इस वक्त गंगा और यमुना का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से न सिर्फ जो यहाँ का ऐतिहासिक लेटे हनुमान मंदिर है उस पूरे प्रांगण में पानी आ चुका है। लेटे हनुमान जी को भी माँ गंगा आशीर्वाद देने के लिए वहाँ तक पहुँच चुकी हैं, उनको स्नान भी कराया है। लेकिन थोड़ा परेशानी उन इलाकों में हो रही जो तटीय इलाके हैं, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके घरों तक अब पानी पहुँचना शुरू हो गया। हालांकि प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है, तमाम चौकियाँ बनाई गई हैं जिसमें ऐसे लोगों को जो इस त्रासदी से परेशान होंगे उनके लिए रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन हालांकि राहत की बात यह है कि अभी भी करीब 3 मीटर से ज़्यादा नीचे है खतरे के निशान से, और उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि अब जो जलस्तर है उसमें कुछ ठहराव आए। लेकिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है उस हिसाब से प्रशासन अपनी पूरी तैयारियाँ कर रहा है। जो यहाँ के कई इलाके हैं, चाहे सलोरी हो या बघाड़ा हो, ये सब इलाके हैं जहाँ पर पानी अब पहुँच चुका है। लोग परेशान हैं, धीरे धीरे वो अपने घरों से पलायन भी कर रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। प्रशासन भी उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह रहा है। ये सिलसिला पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर होता रहा है। प्रशासन इसके लिए हमेशा तैयार भी रहता है। लेकिन जो इसमें सुखद पहलू रहता है लेटे हनुमान जी को स्नान कराने का, वो भी माँ गंगा ने अब करा दिया है। और अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जलस्तर थोड़ा कम हो, जिससे उन्हें राहत मिले। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। खबर सीतापुर से है, जहां शारदा सहायक नहर में डूबे युवक का 48 घंटे बाद शव बरामद हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नंद किशोर। सीतापुर के थाना क्षेत्र लहरपुर में शारदा सहायक नहर में युवक ने अचानक छलांग लगा दी थी, जिसकी सूचना राहगीरों के द्वारा परिजनों और पुलिस को दी गई थी। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन शारदा सहायक नहर में पानी का तेज बहाव होने के चलते युवक का कोई सुराग नहीं लग सका, जिसको देखते हुए कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने तत्काल एसडीआरएफ और पीएससी के जवानों को मौके पर बुलाया, जिनके द्वारा लगातार 48 घंटे से नहर में डूबे युवक की तलाश की जा रही थी, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लग सका था। आज सुबह युवक 7 किलोमीटर दूर नेमूपुर गांव स्थित सूर्यकुंड मंदिर के पास शारदा नदी पर बने पुल के पास युवक का शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही मौके पर 2 थानों की पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर के मोर्चरी पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। पुलिस के द्वारा साफ तौर पे बताया जा रहा है कि युवक बीमारी से परेशान था, लगातार उसकी इलाज भी की जा रही थी, लेकिन वो परेशान होकर के शारदा सहायक नहर में छलांग लगा दी थी और तब से आज तक 48 घंटे। खबर सीतापुर से है, जहां शादी वाले दिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा और दुल्हन इंतजार करती रही। क्या कुछ पूरा मामला है, बता रहे हैं संवाददाता नंद किशोर। सीतापुर के कोतवाली क्षेत्र लहरपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की के विवाह के लिए लड़की के पिता के द्वारा कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी और बारात आने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अचानक बारात न आने की सूचना मिलते ही परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा और देखते ही देखते लोग कई प्रकार की बातें करना शुरू कर दिए। दरअसल मामला सीतापुर के कस्बा व कोतवाली लहरपुर क्षेत्र का है, जहां पर यह भी बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लगभग 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, जिसकी भनक लगते ही परिजनों ने लड़के पक्ष के पास संभ्रांत व्यक्तियों की मौजूदगी में शादी का प्रस्ताव रखा गया था। सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद त्रिपाठी राजकीय मेडिकल कॉलेज में सन 2022 में सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर उजागर हुआ घोटाला अब नया मोड़ ले चुका है। क्या कुछ घोटाला उजागर हुआ है, बता रहे हैं संवाददाता राकेश यादव।
माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि जिस मामले को सीबीआई ने भी जांच करके जिस संस्थान को डुप्लीकेट बताया, वहां की डिग्री को फर्जी बताया, फिर भी इस तरह से डिग्री धारक वहां पीएचडी करके नौकरी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो गई हैं। शिक्षक नियुक्ति में बड़े गोलमाल, यूजीसी और एनएमसी की गाइडलाइन को दरकिनार कर खूब चला कमीशन का खेल। आपको बता दूं कि मेडिकल टीचर के बजाय नॉन मेडिकल टीचर को दी गई वरीयता। शासनादेश के मुताबिक सह आचार्य एनाटॉमी विभाग के लिए जरूरी योग्यता एमबीबीएस एमडी के साथ प्रथम वरीयता वाले कैंडिडेट को किया गया प्रतिक्षारत। खबर रायबरेली से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली वासियों को सौगात दी है। क्या कुछ बड़ी सौगात दी है, बता रहे हैं संवाददाता राजू। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें कि रायबरेली के जिला अस्पताल के एडमिट मरीजों को अब फ्री में सिटी स्कैन का लाभ मिलेगा। बता दें पहले जो है मरीजों को 500 रुपये देना पड़ता था, तब उनका सिटी स्कैन होता था, लेकिन अब जो जिला अस्पताल में एडमिट मरीज हैं उनका निःशुल्क सिटी स्कैन किया जाएगा। ये जानकारी डॉक्टर पुष्पेन ने दिया है। बता दें कि सीएमएस डॉक्टर पुष्पेन ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अधिकृत लेटर जारी हुआ है, जिसके बाद ये जानकारी उनके द्वारा दी गई है। साफ तौर से कहा जा सकता है इस जानकारी के बाद रायबरेली वासियों को एक बड़ी सौगात दी गई और मरीजों में कहीं न कहीं खुशी की लहर भी देखी। खबर कानपुर देहात से है, जहां एचपीसीएल ने फाउंडेशन डे पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव शुक्ला। कानपुर देहात में वृहद रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने फीता काट कर किया उद्घाटन। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर स्थित गणेश हॉस्पिटल का है, जहां पर एचपीसीएल अपना फाउंडेशन डे बड़े ही विस्तार रूप से मना रहा है और इसी उपलक्ष्य में एचपीसीएल के तमाम जुड़े हुए व्यापारिक समूहों ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पहुंचकर फीता काट कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस पूरे रक्तदान शिविर में लगभग सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और रक्तदान किया। तो वहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर श्याम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ब्लड देकर 3 लोगों की जान बचा सकता है, क्योंकि तमाम रूरल क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की मौत कम ब्लड होने की वजह से होती है। तो वहीं नेशनल हाईवे हैं और ऐसे में कानपुर देहात में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अगर कानपुर देहात में महीने के एक्सीडेंट में मौतों का आंकड़ा जोड़ा जाए तो लगभग 45 लोगों की जान एक महीने में एक्सीडेंट के दौरान जाती है और इसकी वजह ब्लड न मिल पाना होता है। अगर रक्तदान शिविर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेंगे तो कहीं न कहीं लोगों की जान बचाई जा सकेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बताया कि करीब 80 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट अब तक सामने आ चुकी है जो इस रक्तदान में रक्तदान कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस शिविर के माध्यम से कितने अन्य लोग जागरूक होते हैं और बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हैं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।